तो सिमिलर दिखने वाले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं स्पीशी। यहाँ पे इस फंडामेंटल वर्ड से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है बेसिक सिमिलैरिटीज़, वो सिमिलैरिटीज़ जो आप देख के पता लगा सकते हैं दो ऑर्गेनिजम्स में। उसके लिए आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है या डीएनए के लेवल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख के पता लगा जाया जा सके वो सिमिलैरिटीज़ होती हैं बेसिक सिमिलैरिटीज़। अच्छा, ये काफ़ी लूज डेफिनेशन हो गई स्पीशीज़ की। ये तो कोई अनपढ़ आदमी भी देख के बता सकता है कि जो दो ऑर्गेनिज्म एक जैसे दिखते हैं वो एक ही स्पीशी के होंगे। इसमें कोई भी साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। अगर आपको साइंटिफिक डेफिनेशन चाहिए स्पीशी की तो वो आपको मिलेगी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में। तो जब हम वो चैप्टर पढ़ लेंगे तो इस यहाँ भी हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशी, जो साइंटिस्ट का जो पैराग्राफ दिया गया उसमें बताया गया है, तो वो भी हमें अच्छे से समझ में आएगा जब हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से स्पीशी की डेफिनेशन पढ़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं दो चैप्टर से कैसे लिंक्ड होती है इंफॉर्मेशन और कैसे स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी के अंदर। तो वो साइंटिफिक डेफिनेशन तो हमें बाद में जानने को मिलेगी जब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ लेंगे। अभी तो हमें इसी लूज डेफिनेशन से काम चलाना होगा। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशी फ्रॉम अदर ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। हाँ, ऑफ कोर्स, जैसे सिमिलैरिटीज़ देख के आप ये बता सकते हैं कि दो ऑर्गेनिजम्स एक स्पीशी के हैं, वैसे ही आप डिफरेंसेस देख के भी ये बता सकते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्पीशीज़ के हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है स्पीशीज़ के। मैंजीफेरा इंडिका मैंगो हम पहले भी देख चुके हैं। सोलानम ट्यूबरोसम ये पटैटो का नाम है, बोटैनिकल नेम, साइंटिफिक नेम, ये आपको याद रखना है। एंड पेंथेरा लियो होता है लायन। ये तीनों नाम इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो ये स्पीशी होते हैं। और जो पहले हैं मैंजीफेरा, सोलानम, पैंथेरा, ये जीनस होते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि पहला वर्ड साइंटिफिक नेम में जीनस होता है और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। आगे एक इम्पोर्टेंट बात है, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स। ये हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देख चुके हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल था मैंजीफेरा इंडिका, इसमें सिर्फ एक ही जीनस मिला हमें, एक जीनस के साथ एक ही स्पीसीज दिखी। लेकिन आगे चल के हम एग्जांपल्स देखेंगे कि सोलानम जो जीनस है उसके अंदर दो और स्पीशीज आपको मिलेंगी, नाइग्रम और मेलनजीना। और पैंथेरा के अंदर भी दो और हैं इन एडिशन टू लियो। सो एक जीनस के पास एक स्पीशी भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू स्पीशीज सेपियंस, उनका जीनस होता है होमो, तो उनका बोटैनिकल नेम हो गया होमो सेपियंस। आगे है जीनस, ऑफ कोर्स इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which has more characters in common comparison to species of another other genera। so एक जीनस में जो स्पीशीज होंगी वो आपस में ज़्यादा रिलेटेड होंगी कंपेयर टू द स्पीशीज ऑफ अदर जीनस, ये बोला गया है। जीनस और एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, कितनी बार बोलेगा यार, बार बार वही रिपीट कर रहा है। दो बार रिपीट कर लिया अभी यही लाइन। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशी बिलोंग टू सेम जीनस सोलानम। सो सोलानम ट्यूबरोसम पोटैटो होता है, हम देख चुके हैं। ब्रिंजल भी इंक्लूड कर दिया उसने सोलानम में। तो पीछे हमने देखा कि सोलानम मेलनजीना एक नाम आ चुका है और यहाँ पे उसने एक ऑर्गेनिज्म बता दिया है मेलनजीना। सोलानम मेलनजीना के लिए ब्रिंजल बता दिया है। तो आपको ये लिंक करना आना चाहिए कि ब्रिंजल का ही जो साइंटिफिक नेम हो सोलानम मेलनजीना है, सोलानम नाइग्रम का नहीं है। ये भी नाम आ चुका है, देखिए सोलानम नाइग्रम। तो अगर क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में कि ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम क्या है तो आपके सामने दो तो ऑप्शन डेफिनेटली होंगे, ये सोलानम नाइग्रम और मेलनजीना। सो ये लिंक करना आपको आना चाहिए कि उसने नाम दे दिया है और साइंटिफिक नेम दे दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस ऑर्गेनिज्म का नाम है।
नाइग्रम सोलानम जीनस के अंडर एक स्पीशी होती है, ये तो आपको ज़रूर याद रखना है। लेकिन इसका जो कॉमन नेम है उसको वो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। ब्रिंजल एक कॉमन नेम दिया था और उसका साइंटिफिक नेम भी एनसीईआरटी में गिवन था, तो इन दोनों को लिंक करना आपको आना चाहिए था। आगे है लायन का जो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, लिपर्ड का पैंथेरा पार्डस, एंड देन टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस। ये तीनों स्पीशी पैंथेरा जीनस के अंदर आती हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, तीन आती हैं पैंथेरा के अंडर। एंड फैलिस जो जीनस है उसके अंडर कैट्स आती हैं। तो दो जीनस हो गए हमारे पास, पैंथेरा लायंस वगैरह का, और फैलिस है कैट्स का। आगे चलते हैं फैमिली में। As expected, family is a group of genus with still less number of similarities compared to genus and species। ये important line है, ये आपको आगे चल के एक फ्रेज मिलेगा एनसीईआरटी में। यहाँ बोला गया है, on moving from species to kingdom the number of common characteristics goes on decreasing। तो ये बात हमको समझनी भी है कि कैसे ऐसे होता है कि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज कर जाते हैं एज वी गो फ्रॉम स्पीशी टू किंगडम। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म अगर सेम स्पीशी के हैं तो उनमें नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज इनफाइनाइट मिल जाएंगे आपको। आप ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल देख सकते हैं। ह्यूमन बींग्स का जो डीएनए है, सारे ह्यूमन बींग्स का 99.9% वो सेम होता है, सिर्फ 0.1% डिफरेंस होता है डीएनए में सारे ह्यूमन बींग्स के। लेकिन अगर हम सब ऊपर चलते जाएं और पहुंच जाएं किंगडम के लेवल पर, सो ह्यूमन बींग्स की किंगडम होती है कोरडाटा। एंड सारे ऑर्गेनिज्म में जो कॉमन फीचर होते हैं सिर्फ 4-5 होते हैं एट द लेवल ऑफ किंगडम। सो कोरडाटा जो किंगडम है उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कॉमन फीचर 4-5 मिलेंगे सिर्फ आपको, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड या डोर्सल होलो नर्व कोड, ऐसे 4-5 ही सिमट के रह जाएंगे सिमिलैरिटीज या कॉमन फीचर्स। सो ऐसे फ्रॉम द लेवल ऑफ स्पीशी टू किंगडम ऐसे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर या सिमिलैरिटी डिक्रीज होती जाती हैं। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। तो इसके लिए आपको जाना होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, जहां आपको 3 प्लांट फैमिलीज दी हुई हैं। एंड प्लांट फैमिली के साथ आपको दिए हुए फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला में क्या होता है, 4 चीज़ें होती हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स और कोरोला इनको बोलते हैं वेजिटेटिव फीचर्स, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फीचर्स। सो ये होते हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स जिनके बेसिस पर प्लांट फैमिलीज को क्लासीफाई किया जाता है, उनको नाम दिया जाता है। तो ये जो फ्लोरल फॉर्मूला हम डिटेल में देखेंगे मॉर्फोलॉजी में। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि कौन से वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स हम यूज़ करते हैं टू करेक्टराइज प्लांट स्पीशीज़। 3 डिफरेंट जीनस सोलानम, पेटूनिया, दतूरा, ये तीनों आते हैं सोलानेसिए फैमिली के अंदर। हम ये तीनों एग्जांपल्स देखने भी वाले हैं जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट रिमेंबरिंग देम। आगे है कि जो पैंथेरा एक जीनस है और फैलिस है, ये दोनों एक ही फैमिली में आते हैं फैलिडे के अंदर। एंड डॉग की एक अलग फैमिली होती है कैनिडे। ये आपको याद रखना है, सिर्फ ये था इस पैराग्राफ में। आगे चलते हैं ऑर्डर में। ऑर्डर के अंदर एक यूनिक चीज़ मिलेगी आपको, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। स्पीशी, जीनस और फैमिली तक हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट कर रहे थे, उनके सिमिलर कैरेक्टर्स उनके बीच में। ऑर्डर में जाके ये एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर आ जाता है। हमको समझना है कि क्यों ऑर्डर में ही ये आया, फैमिली में क्यों नहीं आया, हमको समझना है ये। आइए समझते हैं इस डायग्राम के ज़रिए। तो आपको नज़र आ रहा होगा इसमें कि एट द लेवल ऑफ फैमिली आल्सो हमको ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे हैं। ये पैंथेरा लियो हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस, और फैलिस में आती हैं कैट्स। अब फैलिस जो जीनस है इसका कुछ स्पीशी होगी, एनसीईआरटी में नहीं दी हमको, लेकिन फैलिस जीनस के साथ कुछ ना कुछ स्पीशी जुड़ेगी। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा है कि फैमिली जो
एक टैक्सा है उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, और हमने पहले पढ़ा था अभी अभी कि स्पीशी के लेवल पर, ऑर्गेनिज्म के लेवल पर कॉमन जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो सिमिलर कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स फाइंड करना बहुत आसान होता है एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये हमने देख लिया कि फैमिली के अंदर ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। लेकिन जब बात होती है ऑर्डर की, ये कार्निवोरा ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के अंदर नंबर ऑफ ये ऑर्गेनिजम्स नहीं दिखेंगे आपको, आपको दिखेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये फैमिली, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फैमिली, ये दिखेंगे आपको ऑर्डर के अंदर। इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स गायब हो गए यहाँ से, कहीं भी आपको ऑर्गेनिजम्स नहीं दिख रहे, और हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज फाइंड करना आसान है, नॉट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ आ गए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी फैमिलीज। तो ऑर्डर के अंदर होते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ना कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इसीलिए ऑर्डर में हमको देखनी पड़ेगी ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, या इसको एनसीईआरटी ने बोला है एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को बोला है एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। सो ऐसे आपको समझना है कि क्योंकि ऑर्डर के अंदर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं आते, सो हम इंडिविजुअल सिमिलैरिटीज भी नहीं देख सकते। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फैमिली आते हैं, इसलिए हमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, उसको आल्सो कॉल्ड एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स देखना पड़ता है। तो ऐसे आपको समझ आया कि क्यों ऑर्डर के अंदर ही ये एग्रीगेट्स ऑफ वर्ड हमें देखने को मिला, फैमिली में क्यों नहीं आया। आई होप दिस इज क्लियर। आगे है असेंब या ऑर्डर इज असेंबलेज ऑफ फैमिली एज ऑब्वियस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, या फैमिली से कम होते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा था कि एज वी गो फ्रॉम स्पीशी टू किंगडम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेज, सिमिलर कैरेक्टर्स बिटवीन टू टैक्सा डिक्रीजेज, गोज ऑन डिक्रीजिंग, द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू फैमिली। फैमिलीज कोलवोल्वुलेशियन, सोलानेशिया, ये पोलीमोनियल्स ऑर्डर के अंदर आती हैं, एंड दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। इस फ्लोरल कैरेक्टर से घबराइए मत, ये फ्लोरल कैरेक्टर में ही आते हैं, वो दोनों वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फ्लोरल के अंदर आते हैं, सो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो ये फैमिली हमने पढ़ी, फैलिडे जो कैट्स की होती है और कैनिडे डॉग्स की, ये दोनों आती हैं अंडर द ऑर्डर कार्निवोरा। Next higher level of classification is class, and as obvious it is a group of related orders. For example, this order Primata, इट इंक्लूड्स मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। हम ह्यूमन बींग्स भी इसी ऑर्डर में आते हैं, क्योंकि एज यू नो वेरी वेल मंकी से ही एवोल्यूशन हुआ है, मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ईटीसी, इन सब से ही इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन बींग्स का। सो हम भी इसी जो ऑर्डर में आते हैं। और एक दूसरा ऑर्डर है कार्निवोरा, जिसके अंदर अभी हमने देखा कैट्स और डॉग्स आते हैं, तो ये प्राइमाटा ऑर्डर, हमारे वाला ऑर्डर, कार्निवोरा कैट्स और डॉग का, ये दोनों एक क्लास के अंदर आते हैं जिसको बोलते हैं मैमेलिया। मैमेलिया क्लास के अंदर और भी ऑर्डर्स पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। केवल प्राइमाटा और कार्निवोरा नहीं होते, और भी होते हैं। ये पूछा जा सकता है कि क्या केवल दो ही होते हैं मैमेलिया के अंदर? नहीं, दो से ज़्यादा होते हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हायर टेक्साइज फाइलम, फाइलम बोलते हैं एनिमल्स के लिए, और प्लांट्स के लिए इसको डिवीजन बोला जाता है। इस लेवल ऑफ टेक्सा को जिन क्लासेस में फिशीज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टिल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, वो सारी क्लासेस एक फाइलम के अंदर हैं, जिसको हम बोलते हैं कोरडाटा। या कॉमन फीचर क्या है, मैंने आपको पहले बताया, शायद मैंने पहले इस कोरडाटा को किंगडम बोल दिया, सो उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिए। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर डाटा, ये फाइलम होता है, किंगडम नहीं होता, तो वहाँ आप फाइलम लगा लीजिएगा जहाँ मैंने किंगडम बोला है। सो ये जो फिशेस की हमारे सिलेबस में दी हुई हैं क्लासेस, साइक्लोस्टोम, कॉन्ड्रिक्थाइड, ओस्टिकथाइज एंड एम्फीबियंस, तो इटसेल्फ एक एम्फीबिया क्लास है, रेप्टिल्स है, और बर्ड्स की क्लास होती है एव्स, और ममेलिया, ये सारी क्लासेस
फाइलम कोर्डाटा के अंदर, नॉट किंगडम, फाइलम कोर्डाटा के अंदर आती हैं। एंड कॉमन फीचर्स क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि एज वी गो फ्रॉम स्पीशी टू किंगडम कॉमन फीचर गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये 4 से 5 ही बढ़ते हैं। इवन फाइलम के लेवल तक, जो मैंने आपको पहले बताया फाइलम के लेवल तक 4 ही 5 बढ़ते हैं। यहाँ सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एंड डोर्सल हॉर्न न्यूरल सिस्टम। 2 4 और मिल जाएंगे आपको एनिमल किंगडम चैप्टर के अंदर। प्लांट्स के अंदर इस लेवल ऑफ टैक्सा को बोलते हैं डिवीजन। सो कोर डाटा फाइलम है, एनिमेलिया किंगडम है। तो जहाँ पे मैं किंगडम बोल रहा था पीछे, तो वहाँ पे एनिमेलिया लगा लीजिएगा आप। ह्यूमन बींग्स की एनिमेलिया होती है किंगडम। नेक्स्ट इज किंगडम, वेरियस फाइला, ग्रुप ऑफ फाइला को बोलते हैं किंगडम। एंड प्लांटे इज ग्रुप ऑफ वेरियस डिविजन्स। दिस इज नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ टैक्सा। फिगर 1.1 में आपको ब्रॉड कैटेगरीज दी हुई हैं, ये 7 होती हैं। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। इट इज़ अ फेमस ट्रिक, कीप पोट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। इससे आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं इन ब्रॉड कैटेगरीज का। इनके अलावा सब कैटेगरीज भी पाई जाती हैं टू फैसिलिटेट मोर साउंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ टैक्सा। तो क्लासिफिकेशन को और स्पेसिफाइड डिटेल बनाने के लिए सब कैटेगरीज भी होती हैं, लेकिन हमको कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दी है। सो आप फालतू की टेंशन नहीं पाले तो अच्छा है। ये हमने पहले भी देखा, स्पीशी टू किंगडम जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स यानी सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ये कम होती जाती हैं। हाइयर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशन टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। इसका क्या मतलब है कि अगर हम बात करें, लेट्स से किसी हायर टैक्सा की बात कर रहे हैं, किंगडम की ही बात करते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का एग्जांपल लेते हैं, तो आलू और आदमी के अंदर आप को अगर रिलेशनशिप बतानी है तो क्या आप आसानी से बता पाएंगे? तो दोनों सांस लेते हैं, बोथ टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ एक दो आप ऐसे सिमिलैरिटीज़ बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी डिफ़िकल्टी है उन दोनों में रिलेशनशिप बताने में एट द लेवल ऑफ किंगडम। अगर आपको और डिटेल उनके बीच में सिमिलैरिटी या कॉमन फीचर्स पता करने तो आपको डीएनए के लेवल पर जाना होगा और उन देखना होगा कि नंबर ऑफ बेसिस उन दोनों में कितने मैच कर रहे हैं उन दोनों के डीएनए में, तब आपको बता पाएंगे। तो आप देख रहे हैं आपको कितना रिग्रेस वर्क करना है सिमिलैरिटी फाइंड करने के लिए एट द लेवल ऑफ किंगडम। सो एट एज वी गो हाइयर the taxa, the process of classification becomes more complex. Now you know how it becomes complex. सिमिलैरिटीज़ खोज पाना बहुत मुश्किल है एट द लेवल ऑफ किंगडम। अब ये टेबल दी हुई है, टेबल 1.1, इसमें 4 ऑर्गेनिजम्स आपको दिए हुए हैं और उनकी पूरी क्लासिफिकेशन दी हुई है, याद करनी है हमको। पहला है मैन, हम देख चुके हैं इसका बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस होता है। इसकी फैमिली है होमिनिडे, होमोजीनस है तो इससे याद हो जाएगा होमिनिडे। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो एनिमल फैमिली है उसके पीछे ये ए ई हो जुड़ा होता है। एंड जैसे फैलिडे, कैनिडे और होमिनिडे, मस्कीडे, ये एनिमल फैमिलीज़ हैं। और प्लांट फैमिलीज़ के पीछे ये ए सी ई ए जुड़ा होता है, जैसे सोलानेसिए, कन्वोल्वुलेसिए, लिलिएसिए, ये होती हैं प्लांट फैमिलीज़। तो ये जो सफिक्स होता है, प्रीफिक्स, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, ये भी आपको याद रखना, ये भी हेल्प कर सकता है आपको पहचानने में कि वो कौन सा लेवल ऑफ टैक्सा है। जैसे फैमिली के पीछे ये सफिक्स देख के आप पता लग सकते हैं कि ये फैमिली है। आगे ऑर्डर हम देख चुके हैं कि आदमी का प्राइमाटा होता है, इसके अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन भी आते हैं। एंड क्लास होती है मेमेलिया। सो यू नो वेरी वेल वी ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 2 pairs of mammary glands which are functional in females only. So yeah, we all have mammary glands, that's why हमारी क्लास मेमेलिया होती है। और फाइलम हमारा होता है कोरडाटा,
on the basis of similar characters like presence of notochord and dorsal hollow neural cord. ये कुछ एक फीचर्स होते हैं जो हमें एट द लेवल ऑफ फाइलम कॉमन होते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है हाउस फ्लाई, और ये जो वर्ड है डोमेस्टिक, इसका हिंदी मतलब होता है घरेलू। तो हाउस फ्लाई है तो इस दैट्स वाई इसके लिए डोमेस्टिका वर्ड यूज़ किया गया, मस्का डोमेस्टिका। और मस्का से आप याद रख सकते हैं इसकी फैमिली मस्कीडे, एंड डोमेस्टिका से आपको याद रह जाएगा इसका ऑर्डर डिप्टेरा, और इसकी क्लास होती है इंसेक्टा। आपको पता है कि ये जो मच्छर मक्खी जितने भी होते हैं ये इंसेक्ट्स होते हैं, दैट्स वाई इसकी क्लास हुई इंसेक्टा। एंड इसका फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। वी विल सी इट इन डिटेल इन द एनिमल किंगडम। आर्थ्रो मैंने जॉइंटेड, पोडा मैंने अपेंडेजेस। सो जिनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं वो ऑर्गेनिज्म फॉल करते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर। आगे है मैंगो। सो मैंगो का हम नाम देख चुके हैं, साइंटिफिक मैंजीफेरा इंडिका होता है। एंड मैंगो के अंदर ए एन आ रहा है तो इससे हमें ये हिंट मिल जाएगा कि इसकी फैमिली होती है अनाकार्डेसी, इसमें भी सबसे पहले ए एन आता है। एंड इसका जो ऑर्डर है वो है सैपिंडेल। सो मैंगो का जो मेन पार्ट होता है खाने का वो उसका जूस होता है सैप। इससे आप पता लगा सकते हैं कि उसका ऑर्डर होगा सैपिंडेल्स। एंड बचा सिर्फ ये क्लास, तो डाइकोट होता है मैंगो। इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं मंडी। सो ये कौन सी मंडी है, अनाज मंडी हो गई, सब्जी मंडी हो गई, वैसी वैसी मंडी है ये। सो आप इससे इसका क्लास याद रख सकते हैं। और मैंगो और वीट ये दोनों एंजियोस्पर्म्स होते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में सारे डायनासोर के टाइम के पुराने प्लांट्स होते हैं, जैसे पाइनस साइकस गिंको। तो वैसा तो कोई नहीं है इन दोनों में, ये मैंगो और वीट है बिल्कुल लेटेस्ट यूज़ में आने वाले हैं, ये पुराने नहीं है। तो दैट्स वाई याद रह जाएगा कि ये एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म्स आर लेटेस्ट प्लांट्स, मोस्ट एडवांस्ड। सो मैंगो तक हमने कर लिया, अब बचा सिर्फ वीट। वीट के लास्ट में आ रहा है टी, सो इससे याद रह जाएगा कि ट्रिटिकम एस्टिवियम इसका नाम है। एस्टिवियम में भी टी आ रहा है। सो इसके जो फैमिली और ऑर्डर हैं पोएसी और पोएल्स, ये दोनों एक जैसे सिमिलर साउंड कर रहे हैं, तो ये दोनों एक साथ याद हो जाएंगे फैमिली और ऑर्डर। और बचा सिर्फ ये क्लास। तो इस टेबल के अंदर सिर्फ दो ही प्लांट्स हैं। मैंगो हमने देख लिया कि कैसे डाइकोट होगा, तो दूसरा बचा वीट मोनोकोट। एंड ये जो वीट मोनोकोट होता है ये हम देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी में भी। मॉर्फोलॉजी में वीट का एग्जांपल आने वाला, तो वहाँ भी याद हो जाएगा, तो इसकी आप चिंता मत कीजिए। आगे है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री। सो यार कौन सा एरिया नहीं होगा जहाँ पे हमें ऑर्गेनिजम्स के डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, बी इट एनी फील्ड। हमें जो ऑर्गेनिजम्स उनमें यूज़ होते हैं उनके उनके हैबिट के बारे में, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में जानना सबसे पहली इंफॉर्मेशन होती है टू एक्सट्रैक्ट सम यूजफुल थिंग्स फ्रॉम देम। उनको काम में लेने के लिए उनके बारे में पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन तो पहले पता होनी चाहिए ना, तो वो हमें मिलती है टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ से। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये इसने सिर्फ दो फीचर्स बताए, हम चारों के चारों पढ़ चुके हैं कि टैक्सोनॉमी में कौन सी चार बेसिक स्टेप्स होती हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। सो ये चारों का सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए, ये सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर के साथ मैच करना होगा। तो आपको जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस मिलेंगे उनके आधार पर आप बता पाएंगे कि वो ऑर्गेनिज्म न्यू है, कोई नई स्पीशी है, या वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है। तो या इट रिक्वायर्स इंटेंसिव स्टडीज़
बहुत रिग्रेस काम है ये। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस आर प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। सो जो एक्चुअल प्लांट या एनिमल स्पीशी है जो कि फील्ड पे पाया जाता है, उसको हमको कलेक्ट करना या उसको ऑन फील्ड ऑब्जर्व करना प्राइम सोर्स इसलिए होता है क्योंकि ये एक्चुअल स्पेसिमेन ही होता है, एक्चुअल ऑर्गेनिज्म ही होता है जिसमें जो टैक्सोनोमिक बेसिक्स हमने देखे थे, टैक्सोनोमिक बेसिक्स टू टैक्सोनोमी जो कैरेक्टर्स हमने देखे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ये वो ऑर्गेनिज्म ही होता है, एक्चुअल ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो कैरेक्टर्स देखते हैं। सो एक्चुअल स्पेसिमेन को कलेक्ट करना, दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड आल्सो फंडामेंटल टू ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। सो इसके लिए तो हो ही गया क्योंकि सिस्टमैटिक्स के अंदर ही टैक्सोनॉमी होती है, तो टैक्सोनॉमी के लिए हमने देख लिया कि क्यों ज़रूरी होता है एक्चुअल स्पेसिमेन। क्योंकि जो प्रोसेसेस बेसिक होती हैं टैक्सोनॉमी के लिए, उनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर करनी होती है वो एक्चुअल स्पेसिमेन पे एक्सपेरिमेंट करके ही की जा सकती है। दैट्स व्हाई एक्चुअल स्पेसिमेन इज़ इम्पोर्टेंट। And this it is used for classification of organism, and the information gathered is also stored along with the specimen. So this information gathered, it is stored in a taxonomical aid which is known as key, and other taxonomical aids also used for the information storage, but it is more specific for storage, taxonomic key. स्पेसिमेंस आर आल्सो प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडी। सो इसके लिए हम हर्बेरियम यूज़ करते हैं, आगे हम पढ़ने वाले इन्हीं सबको। प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू प्रिजर्व इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन। सो इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया कि की यूज़ होती है, मोनोग्राफ, फ्लोरा, ये सब टैक्सोनॉमिकल एड्स यूज़ होते हैं। और स्पेसिमेंस को स्टोर करने के लिए हम म्यूजियम्स या हर्बेरिया का यूज़ करते हैं। तो आगे पढ़ने वाले हैं इनको डिटेल में। Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. So ये तीन चीज़ें होती हैं इन specimens के साथ, dried, pressed and preserved on sheets. So ये तीनों से आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें तीन नाम दिए जाते हैं। जो लेबल होती है हर्बेरियम शीट के ऊपर, उसमें तीन नाम्स होते हैं, इंग्लिश, लोकल और बोटेनिकल। ये इन तीन प्रोसेसेस से आप याद सकते हैं कि इसमें तीन नाम होते हैं। These sheets are arranged based on universally accepted system. So of course जो नाम दिया जाता है साइंटिफिक नेम बाइनोमियल, वो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के ज़रिए ही दिया जाता है। तो ये शीट्स को भी उन्हीं के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा। एक कारण इसका ये भी है क्योंकि हर्बेरिया को हम यूज़ करते हैं क्विक रेफरल सिस्टम में। अगर आपको किसी भी प्लांट स्पेसिमेन की इंफॉर्मेशन सबसे जल्दी चाहिए, तो सबसे बेहतर टैक्सोनॉमिकल एड आपके सामने जो है वो है हर्बेरिया। दैट्स व्हाई इट इज़ रेफर्ड एज क्विक रेफरल सिस्टम। एंड जो शीट्स होती हैं उनको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना होता है, तभी हम क्विकली उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएंगे अगर वो सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज्ड है। हर्बेरियम शीट्स आर यूज्ड एज स्टोर हाउस, ये तो पहली ही लाइन थी इस पैराग्राफ की, और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। इट्स अनदर अल्टरनेट फॉर सेइंग दिस थिंग स्टोर हाउस। तो फ्यूचर में हमें किसी प्लांट स्पेसिमेन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो उसके लिए अभी उनको स्टोर किया जाता है हर्बेरिया के अंडर। द हर्बेरियम शीट्स आल्सो कैरी अ लेबल। सो लेबल पे क्या क्या होता है ये आपको यहाँ बताया गया है, ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन और कलेक्टर का नाम। तो इसमें जो कलेक्शन करने वाला होता है प्लांट स्पेसिमेन को, उसको क्रेडिट दिया जाता है, उसका नाम दिया जाता है हर्बेरियम शीट के ऊपर, लेबल। और उस जहाँ से उसने जिस प्लेस से कलेक्ट किया है वो उस प्लेस का नाम भी, और जिस तारीख को उसने उस प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है वो भी इसमें लिखा जाता है। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं एज़ कम्पेयर्ड टू द लेबल ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स।
एज फार एज द टेक्सोनॉमिकल इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, तो इसमें 3 लेवल ऑफ टेक्सा होते हैं। एक तो नाम हो गया, नाम में 2 हो गए जीनस और स्पीशी, और उसके अलावा फैमिली भी होती है। सो इट्स अ कॉमन थिंग बिटवीन हर्बेरियम एंड बोटेनिकल गार्डन। 3 लेवल ऑफ टेक्सा इसमें पाए जाते हैं, जीनस, स्पीशी एंड फैमिली। सो आगे देखते हैं बोटेनिकल गार्डन को। इट इज़ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, ये एक डिफरेंस होता है इसके और हर्बेरियम के बीच, कि हर्बेरियम में डेड प्लांट्स होते हैं, प्रिजर्व्ड, प्रेस्ड, ड्राइड एंड दे आर प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। यहाँ पे लिविंग प्लांट्स पाए जाते हैं फॉर रेफरेंस। ये नर्सरी के जैसे हो गया प्लांट्स की, जहाँ लिविंग प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, की ऑन फील्ड जब वो प्लांट ग्रो करता है तो कैसा दिखता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बोटेनिकल गार्डन का इस्तेमाल करते हैं। और हर्बेरियम का अलग ही यूज़ है, इसको क्विक रेफरल सिस्टम के रूप में यूज़ किया जाता है, कि कोई पहले हो गया है प्लांट या कोई अभी है, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम हर्बेरियम का इस्तेमाल करते हैं। और आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए कि वो ऑन फील्ड कैसा दिखता है प्लांट, उसके लिए हम बोटेनिकल गार्डन का यूज़ करते हैं। लेबल पे क्या होता है इसकी, जो प्लांट्स के ऊपर होती है, तो साइंटिफिक नेम होता है और फैमिली होती है, बस 2 ये चीज़ होती है, इसमें कलेक्टर वगैरह कुछ नहीं होता। ये प्लांट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगाए जाते हैं, तो कलेक्टर का कोई काम नहीं होता इनमें। इट्स लाइक अ नर्सरी ऑफ प्लांट्स, तो उसमें साइंटिफिक नेम होता है और उसकी फैमिली होती है, ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो इट इज़ कॉमन टू, सम हाउ कॉमन टू हर्बेरियम ऑल्सो, क्योंकि उसमें नाम होता है, यानी जीनस, स्पीशी एंड फैमिली, ये तो 3 लेवल ऑफ टैक्सा पाए जाते हैं। फेमस बोटेनिकल गार्डन, तो ये तीनों नाम याद आपको रखने हैं। इसके लिए मैंने एक ये छोटा सा ये हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी। क्यू जो इंग्लैंड में है बोटेनिकल गार्डन, सो यहाँ पे आ रहा है ई, और इंग्लैंड में भी ई आता, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन से बोटेनिकल गार्डन की लोकेशन कहाँ है, या आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कोई नाम दे देगा बोटेनिकल गार्डन का और उसकी लोकेशन पूछेगा, तो आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए ये। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, तो लास्ट में इसके जी आ रहा है, जी के बाद ABCD अल्फ़ाबेट्स में H आता है। सो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में होता है, तो इसके पीछे RI आ रहा है, और लखनऊ के पीछे आता है नाउ, तो RI के आगे लगा दीजिए आप GHT। सो राइट नाउ ये वर्ड बन जाएगा। इससे आप याद रख सकते हैं कि NBRI लखनऊ में होता है। सो ऐसे आप इन तीनों को याद रख सकते हैं। डेफिनेटली मैचिंग टाइप क्वेश्चन इनसे बन सकता है और सीधे भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज म्यूजियम। Museums are set up in educational institutes like schools and colleges. इनमें collections of preserved plant and animal species both होते हैं। सो प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंस दोनों पाए जाते हैं इसमें, और स्पेसिमेंस आर फाउंड इन कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, एंड ड्राई स्पेसिमेंस भी स्टोर किए जाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशंस में ही स्पेसिमेंस पाए जाते हैं। कुछ लोग इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के नाम आपको रटवाने की चिंता में पड़े रहते हैं, तो आपको इस इतना लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले 4 पेपर्स में नीट के बायोलॉजी और केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT नहीं आया है, तो आपको इतना फालतू का पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरा पिछले 4 साल का डिटेल्ड एनालिसिस देख सकते हैं नीट का, जिसमें मैंने आपको बताया है एक एक पेज NCERT का कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। सो डेफिनेटली आपको बाहर का कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो डोंट टेक दिस मच लोड, दिस इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम क्लियरली। Insects are preserved in insect boxes, of course, obviously, after collecting, killing and pinning. So insects को पिन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके जो पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी डेलिकेट होते हैं, जो वो इधर उधर हो जाने का खतरा बना रहता है उनमें। सो दैट्स वाई इनको पिन करना बहुत ज़रूरी होता है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। सो बड़े जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स और
मैमल्स के जैसे उनके जो अंदर का मटेरियल है सब मसल्स वगैरह वो सब निकाला जाता है, उनकी हड्डियों में भूसा भरा जाता है और फिर उनको प्रिजर्व किया जाता है। दिस इज़ द मेथड यूज्ड फॉर लार्जर एनिमल्स। और म्यूजियम्स में स्केल्टन्स ऑफ एनिमल्स भी पाए जाते हैं। तो ऑफ कोर्स आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जुरासिक पार्क वगैरह में डायनासोर की हड्डियां पाई जाती हैं, पूरे पूरे स्केल्टन्स होते हैं। सो या कलेक्शन ऑफ स्केल्टन्स आल्सो देयर इन म्यूजियम्स। अच्छा, एक चीज़ है इसमें जो मैंने शायद छोड़ दी है, फिगर 1.2 ये मैंने नहीं इंक्लूड करा है यहाँ पे, क्योंकि उसमें सिर्फ यही दिखाया गया था कि एक हर्बेरियम है और उसमें कुछ सीड्स पड़ी हुई हैं और उनके ऊपर प्लांट्स हैं जो प्रिजर्व्ड हैं और ड्राइड प्रेस्ड दिखाया गया। तो हमने थ्योरी में पढ़ तो लिया कि ड्राइड प्रेस और प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स, दिस इज द मेथड यूज्ड इन हर्बेरियम। सो हमने थ्योरी में पढ़ लिया, तो वो डायग्राम आया तो इस थ्योरी की नॉलेज से कर पाएंगे हम उनको, दैट्स वाई मैंने इंक्लूड नहीं किया है वो फिगर। ऑन द सेम ग्राउंड्स मैंने ये जोलॉजिकल पार्क्स का भी, जूस का भी फिगर इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उसमें सिर्फ कुछ जानवरों की इमेजेस आपको दिखाई गई हैं। उससे अगर क्वेश्चन आया वो डायग्राम से, सो उसमें आपको सिर्फ इतना पूछेगा कि ये किस चीज़ की डायग्राम है, आपको ऑप्शंस दे देगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी और एक होगा जूलॉजिकल पार्क। तो आपको जू सेलेक्ट करना है, जूलॉजिकल पार्क। सिर्फ इतना क्वेश्चन उससे बन सकता है, आई डोंट थिंक सो इससे अलावा उस डायग्राम से कुछ क्वेश्चन बनेगा। हम जूलॉजिकल पार्क को देख लेते हैं। इसमें वाइल्ड एनिमल्स होते हैं प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि हम उनकी फूड हैबिट्स और बिहेवियर को लर्न कर पाएँ, इसलिए हम उनको ह्यूमन केयर के अंदर रखते हैं। एंड जितनी कोशिश हो सके उनको प्रोवाइड किया जाता है कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए और हम आसानी से उनके फूड हैबिट्स और बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर पाएँ। So it was all about zoos. Now the important taxonomical aid, I think the most important among them is key. Key is another taxonomical aid used for identification of both plants and animals. So first of all, it is used for both plants and animals. इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ये आपको आगे की लाइन समझ के पता लगेगा, अच्छे तरीके से समझ आएगा। द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली अकरिंग इन पेयर कर कपलेट। सो पेयर तो कपल होता ही है, ये आपको पता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो की में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो आपके सामने दो कैरेक्टर्स होते हैं, जिस प्लांट या एनिमल्स तक आपको पहुंचना है की का इस्तेमाल करके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, उसके रिगार्डिंग उसके बारे में आपके मन में इंफॉर्मेशन होती है। तो इन दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से आप एक चूज कर लेते हैं। कौन सी चूज कर लेते हैं? जो सिमिलर होती है उस इंफॉर्मेशन के, उस प्लांट या एनिमल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के। तो सिमिलर इंफॉर्मेशन को आप चूज कर लेते हैं और जो दूसरी होती है वो डिसिमिलर, उसको आप छोड़ देते हैं। तो हुई ना दो इसमें कैरेक्टर्स, सिमिलर एंड डिसिमिलर, दोनों के बेस पर हुआ है। दैट्स वाई इनको बोला गया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। की रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू opposite options, and this results in acceptance of one and the rejection of the other. Each statement and key is called a lead. सो ये जो कंसेप्ट है की का, ये कुछ इस प्रकार है कि पहले तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कैरेक्टर्स की उस प्लांट और एनिमल के रिगार्डिंग जो आपको चाहिए, की से आपको जिसको निकालना है, की के द्वारा जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहली, ये हमें पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी प्लांट या एनिमल को, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कैरेक्टर्स की नॉलेज। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में कैरेक्टर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, और जिस प्लांट या एनिमल के बारे में आपको जानना है उससे जो सिमिलर इन्फॉर्मेशन है दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में से, वो आप चूज़ करते हैं। उसके बाद आप जो
आपने ये की चूज़ की, जो चाबी लगाई, दिस इज़ कॉल्ड द स्टेटमेंट। ये आपने स्टेटमेंट मेक करी तो इसके बाद आपको एक लीड मिल जाएगी। आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, अगले लेवल पे। फिर आपके पास अगेन दो कैरेक्टर्स होंगे, उनमें से आपको आपके प्लांट या एनिमल्स के रिगार्डिंग जो सिमिलर कैरेक्टर है उसको चूज़ करना है, डिसिमिलर को रिजेक्ट करना है। तो अगेन आप अगले लेवल पे चले जाएंगे, अगेन आपको लीड मिल जाएगी। तो ऐसे करके जब तक आपका जो डिज़ायर्ड प्लांट या एनिमल्स नहीं है, जब तक आ नहीं जाता, तब तक आप ये जो स्टेटमेंट और लीड का सीक्वेंस है ये चलता रहता है। ये कंसेप्ट होता है की का। Separate keys are required for each taxonomic category. So, be it species, genus, or family, order, or whatever kind of taxa, सबके लिए अलग अलग टैक्सोनॉमिक कीज़ होती हैं। सो इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपके पास उस प्लांट या एनिमल की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर चाहे कोई भी टैक्सा हो, फैमिली, जीनस या स्पीशी हो, आप उस एनिमल्स तक या प्लांट तक पहुंच सकते हैं। सबके लिए अलग अलग टैक्सोनॉमिक की है। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। सो ऑफ कोर्स यार, जब आप दो कैरेक्टर्स में से एक को चूज़ कर रहे हो और फिर आगे फिर आपको अगेन दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, उनमें से एक को फिर अगेन आप चूज़ कर रहे हो, तो आप एनालिसिस ही तो कर रहे हो कैरेक्टर्स का। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। द मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन कीज इट इज़ एनालिटिकल। एनालिसिस के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो कीज में, दैट्स वाई वी कॉल इट एनालिटिकल। Flora manuals, monographs, catalogs are some other means of recording description. So ये फ्लोरा मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स, इनके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। ये कैटलॉग सिर्फ नाम दिया गया है यहाँ पे एनसीईआरटी में। सो ये नाम आपको याद होना चाहिए कि ये डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, इसको सी फॉर क्लासिफिकेशन ऐसे आप याद रख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन में इसका भी यूज़ होता है, कैटलॉग का। इसके बारे में और डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है। फ्लोरा मैनुअल्स और मोनोग्राफ, इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। दे हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। Flora contains actual account of habitat and distribution of plants of a given area। तो ये फ्लोरा काफ़ी मोटी किताब होती है और एक एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनकी हैबिटेट कैसी है, कैसे उनका लोकल एनवायरनमेंट है उनके चारों ओर, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एक एरिया में कैसे कैसे प्लांट्स पाए जाते हैं, उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको फ्लोरा के अंदर मिलेगी। तो दैट्स वाई हम सेइंग ये काफ़ी मोटी किताब होती है। आगे है, दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। सो एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी प्लांट स्पीशी पाई जाती हैं उनके बारे में आपको कुछ भी जानना है तो फ्लोरा आपके काम आएगा। इसमें सब कुछ मिलेगा प्लांट स्पीशीज के बारे में आपको। Manuals are useful in providing information regarding the names of the species. So as the names suggest, manual, इसमें सिर्फ नाम होंगे आपको स्पीशी के। ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि सिर्फ प्लांट्स के नाम होंगे। प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें दोनों के नाम पाए जा सकते हैं। फाउंड इन एन एरिया, ये भी किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में है। सो मेन थिंग यहाँ पे यह है कि मैनुअल एक पतली सी किताब होती है, इसमें सिर्फ नाम होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पाया जाता, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं पाया जाता, सिर्फ नाम ऑफ स्पीशी पाई जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में। फ्लोरा से ये इसलिए बहुत डिफरेंट है क्योंकि फ्लोरा में तो एक्चुअल अकाउंट होता है, पूरा पूरा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन होता है प्लांट्स के बारे में। ये डिफरेंस है इसका फ्लोरा से कि पहली बात तो इसमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए हो सकती है मैनुअल्स, और इसमें सिर्फ नाम होते हैं। लास्ट है मोनोग्राफ। एज द नेम सजेस्ट, मोनो मीन्स वन एंड ग्राफ हेयर स्टैंडिंग फॉर डिस्क्रिप्शन of the organism, class knowledge. So it contains information on any one taxon. Mono means one, so it contains information of एनी वन टैक्सोन। अब टैक्सोन का लेवल कुछ भी हो सकता है, स्पीशी, जीनस से लेके किंगडम तक। सो लेवल कुछ भी हो सकता है। मेन बात इसमें सिर्फ इतनी है कि एक ही टैक्सोन के रिगार्डिंग इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। इस समरी की अगर मैं बात करूं
तो इसमें मुझे एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जो हमने थ्योरी में ऑलरेडी कवर नहीं कर लिया हो। तो लेकिन अगर फिर भी आपको इसको रीड ज़रूर करिएगा आप और मुझे बताइएगा कि अगर इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है और हमने थ्योरी में कवर ना किया हो। आई विल डेफिनेटली रीच टू यू इन द कमेंट सेक्शन। NCERT एग्जाम्पलर से मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिए हैं इसमें। बाकी के जितने भी क्वेश्चन थे वो जस्ट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी थे, वो आप इजीली कर पाएंगे। मैंने जो टेलीग्राम चैनल है मैड अबाउट एनसीईआरटी, उस पर मैंने अपलोड कर दिया क्लास 11 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायोलॉजी, पूरी बुक मैंने अपलोड कर दी है। तो आप वो सारे क्वेश्चन देख सकते हैं और उनमें से अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्ट लगे तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे इनमें ऐसा लगा कि आप शायद अटक जाएं। दीज आर नॉट जस्ट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, बोटैनिकल गार्डन एंड जोलॉजिकल पार्क्स हैव, तो ये दोनों हमने पढ़े। बोटैनिकल गार्डन जोलॉजिकल पार्क, इन दोनों में कहीं भी ये स्पेसिफाइड नहीं है कि इनमें सिर्फ लोकल ही प्लांट्स या एनिमल्स होंगे या कि एग्जोटिक ही होंगे। तो एंडेमिक और एग्जोटिक का मीनिंग शायद आपको पता हो। एंडेमिक का मतलब होता है स्पीशी कन्फाइंड टू एन एरिया ओनली, जो कि दुनिया के और किसी हिस्से में नहीं पाई जाती, उनको एंडेमिक स्पीशी बोलते हैं। और एग्जोटिक स्पीशी वो होती हैं जो बाहर गांव से लेके आई जाती हैं अपने एरिया में। मतलब जो इंडिजेनस नहीं होती, बाहर से लाई जाती है, उनको एग्जॉटिक स्पीशी बोलते हैं। तो इन दोनों में ही बोटैनिकल गार्डन और जूलॉजी पार्क कहीं भी ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है एनसीईआरटी में कि इनमें लोकल प्लांट्स ही पाए जाते हैं, लोकल एनिमल्स ही होते हैं, बाहर से बिल्कुल नहीं लाया जाता। ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो हम एंडेमिक ओनली भी नहीं बोल सकते, एग्जॉटिक ओनली नहीं बोल सकते, ओनली लोकल प्लांट्स नहीं बोल सकते। तो बचा सिर्फ ये ऑप्शन सी। तो एनसीईआरटी के हिसाब से एलिमिनेशन से आप सी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं इसमें। टैक्सोनॉमी की इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ। सो हमने पहले ही लाइन पढ़ी थी एनसीईआरटी में, जो की के रिगार्डिंग पैराग्राफ है, उसमें शुरू में ही आता है इट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फ्लोरा के अंडर प्लांट्स आते हैं और मोनोग्राफ के अंदर कोई एक टैक्सोन होता है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि ये प्लांट का और एनिमल्स का है, किसी का भी हो सकता है। सो वो इन दोनों की प्रिपरेशन में टैक्सोनॉमिक की का यूज़ कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। आप सी मार्क कर सकते हैं इसका ऑप्शन। सो इट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। मैंने भरपूर कोशिश की है कि एनसीईआरटी की लाइंस का सिर्फ वही मीनिंग आप तक पहुंचाया जाए जो एनसीईआरटी एग्जैक्टली कन्वे करना चाहती है। लेकिन आई नो वेरी वेल गलती इंसान से ही होती है, तो मुझसे भी हो सकती है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है वो गलती सुधारने के लिए है। सो ऑफ कोर्स all the suggestion of you guys are welcomed there। सो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी ऐसी लाइन दिखी हो जो मैंने कम एक्सप्लेन किया हो या गलत एक्सप्लेन किया हो, या कोई भी ऐसा पॉइंट दिखा हो जो नीट के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है और मैंने छोड़ दिया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड इवन आपकी जनरल नीट के रिगार्डिंग जो प्रिपरेशन है उसके बारे में भी कोई आपको डाउट या क्यूरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर योर क्यूरीज एंड डाउट्स। नेक्स्ट अप आई एम गोना टेक सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इट्स अ रिलेटिवली बिगर चैप्टर देन दिस लिविंग वर्ल्ड। सो उसमें मुझे 1-2 दिन लगेगा उसको अपलोड करने में, तब तक आप ये चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं डेफिनेटली। I'll see you in the next chapter. Thank you very much.